इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ नाय की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि दोरजी को पुलिस स्टेशन एक बार फिर लाया जाता है, लेकिन इस बार हालात पहले की तरह सरल नहीं है। दोरजी को सख्त हथकड़ियों में बंधकर एक मंच पर लाया जाता है, जहां पर ओल्ड चीफ वे और जेल के वार्डन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने दोरजी को संरक्षण दिया है। दोरजी इस बात के लिए खुद को बहुत आपराधिक महसूस करता है। इसी के साथ दोरजी को एक अलग जेल में बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। बेहद परेशान था, अपने लिए नहीं बल्कि ओल्ड वे और वार्डन के लिए। उसने सोचा कि अब उसका मरना निश्चित है। अगले 2 दिनों तक उसे न खाने को दिया गया और न कुछ पीने को। वह चुपचाप फर्श पर पड़ा रहा और मौत का इंतजार करता रहा। 2 दिन बीतने के बाद भी उसे मौत नहीं दिखाई दी और समय बीतने के साथ उसकी मानसिक क्षमता और भी ज्यादा तीव्र होने लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि उठ सके। वह घिसटता हुआ अपनी कोठरी के दरवाजे तक गया और दरवाजे में लगी लोहे की छड़ों पर अपना सिर पीटने लगा। दरवाजा खुला और सामने एक पुलिस वाला दिखाई दिया। ओल्ड वे दोरजी ने अभी कुछ कहना ही चाहा था कि पुलिस वाले ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, जुबान बंद करो। ओल्ड वे की नहीं बल्कि मेरी गलती थी। पुलिस वाला आगे झुका और उसने दोरजी का गला दबाते हुए कहा, मैंने कहा कि तुम अपनी जुबान बंद करो। दोरजी ने एक बार फिर बड़ी मुश्किल से अपने गले से ओल्ड वे का नाम लिया। अगर तुम चाहते हो कि उसे न पीटा जाए तो अब फिर उसका नाम मत लेना, पुलिस वाले ने कहा। उसकी आवाज में धमकी का भाव था। धीरे धीरे उसने दोरजी के गले पर से अपना हाथ ढीला किया। दोरजी ने लंबी सांस खींचकर अपने को सामान्य बनाने की कोशिश की, तो भी वह एकदम सन्नीपात जैसी अवस्था में फर्श पर गिर पड़ा। मैं अब फिर उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप और ओल्ड वे दोनों अच्छे लोग हैं। पुलिस वाला तेजी से दरवाजा बंद करने के बाद वापस चला गया। दोरजी जानना चाहता था कि दुनिया में ऐसा कौन सा अचानक महान परिवर्तन हो गया था जिसने पुलिस वालों को भी इतना क्रूर बना दिया। उस ठंडी जमीन पर वह बगैर हिले डुले पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और आंसुओं की वजह से कमरे की रोशनी और धुंधली दिखाई देने लगी। उसके मस्तिष्क में एक खालीपन महसूस हो रहा था। एक बार फिर उसने कोठरी के दरवाजे पर अपने माथे को ठोका। फिर पुलिस वाला आया। फर्श पर पड़े पड़े दोरजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने आपका कानून तोड़ा है, इसलिए आप चाहें तो मुझे गोली मार दे, लेकिन आप मुझे इस तरह भूख से न मारे। पुलिस वाले ने एक बार फिर तेजी से दरवाजा बंद किया, लेकिन शाम आते आते दोरजी को खाना और पानी दे दिया गया। समय धीरे धीरे गुजरता रहा और एक दिन कोठरी की छत से लटक रहा बल्ब अचानक फ्यूज कर गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। थोड़ी देर तक दोरजी की आंखों में टिकी रोशनी का प्रभाव रहा,
लेकिन गुप्त अंधकार में सब कुछ डूब गया। यह ऐसा अंधकार था जो किसी के दिल को सुकून भी पहुंचा सकता था। दोरजी ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। उसकी इच्छा सोने की हुई, लेकिन उसने गौर किया कि उसके मस्तिष्क में तमाम तरह के विचार उथल पुथल कर रहे हैं। उसने यह भी महसूस किया कि रोशनी की वजह से उसे सोचने में बाधा पड़ रही थी। अब चूंकि अंधेरा हो चुका है, वह आराम से कुछ भी सोच सकता था। हालांकि उसके दिमाग ने एक बार फिर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे थे वे इतने ज्यादा और इतने तेज थे कि उन्हें समेट पाना उसके लिए संभव नहीं लग रहा था। ये ऐसे परिवर्तन थे जो किसी आम आदमी के तर्कों के दायरे में नहीं समा सकते थे, और उसके जैसे किसी जादूगर या ओझा के लिए भी उन्हें समझ पाना मुश्किल था। कहा करता था कि भौतिक जगत के जादुई रहस्यों को वह अच्छी तरह समझ लेता है। दोरजी ने अंधेरे के इस बहुमूल्य समय का इस्तेमाल इस यथार्थ को समझने और अपनी विचार क्षमता की सीमाओं को पहचानने में किया। ऐसा करने के बाद उसने खुद को कम से कम फालतू चिंताओं से मुक्त कर दिया। वह एक कोने में दुबक कर बैठ गया और थोड़ी देर बाद आराम की नींद लेने लगा। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक सोता रहा, लेकिन जब बल्ब बदलने के लिए एक चौकीदार ने कमरे में प्रवेश किया तो उस समय भी वह अभी सो ही रहा था। रोशनी जलने के साथ ही उसकी नींद खुली। अगर कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह किस्मत के हवाले कर चुका हो, तो उसके चरित्र की बुनियादें भी बदल सकती हैं। चौकीदार की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा गुस्से वाला व्यवहार अब थोड़ा बेहतर हो रहा है, बाहर जाते हुए उस चौकीदार ने कहा। जैसे जैसे उसे मिलने वाले खाने की मात्रा में वृद्धि होती गई, दोरजी की भूख भी बढ़ने लगी। इसी तरह समय के साथ उसका संबंध भी प्रगाढ़ होने लगा। शुरू में उसने इस संबंध को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दिन की लगातार चमचमाती रोशनी में वह इसे जारी नहीं रख सका। जो भी हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अब सोचना पूरी तरह बंद कर दिया हो, समय का कोई मायना नहीं रह जाता। 1967 का वर्ष था। गेला नामक नाजायज बच्चे को गुजरे पहले ही कुछ वर्ष बीत चुके थे। हालांकि उस लड़के के भौतिक शरीर ने कोई और रूप ले लिया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। चीगांव की एक नई कहानी बयान करते समय, जंगल की आग की कहानी बताते समय किसी भी हालत में यह अर्थ न निकाला जाए कि जो कुछ भी लिखा गया है और जो भी अभी लिखा जाना है उसे किसी ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह एक साथ मिला दिया जाएगा। नहीं, यह न तो कोई ऐतिहासिक दस्तावेज होगा या न इस तरह का कोई काम। तो भी उस नौजवान का नाम यहाँ लेने का कारण तो ढूंढना ही होगा। हालांकि वह मर चुका है। दरअसल इस नाम का जिक्र करने की वजह बहुत साफ है, और वह है सांगदन, यानी गेला की माँ, जिसे वह अपने पीछे मनुष्यों की इस दुनिया में छोड़ गया। उसने ही इस विराट आग पर सबसे पहले ध्यान दिया। यह आग पूरे 13 दिनों तक जलती रही, और यह जिधर भी गई संपूर्ण विध्वंस के अलावा इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। चीगांव में इससे पहले कभी भी आग का इतना भीषण प्रकोप नहीं देखा गया था। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। स्थानीय तौर पर लोगों के बीच बखूबी चर्चित बेवकूफ सांगदन इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका था। लोग उससे पूछते, सांगदन, ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हारा बेटा मर गया और तुमने एक आंसू भी नहीं बहाया? जब यह सवाल पूछा जाता, सांगदन की पहले से धुंधलाई आंखों में कोहरे की एक और परत तैरने लगती। वह जवाब देती, नहीं नहीं, गेला जंगल में बनी जैसे बच्चों को पकड़ने गया हुआ है। जवाब में कभी कभी वह और कुछ भी कहती, मसलन, मेरा गेला पहाड़ में ऊपर गया है,
वह जंगल की आत्माओं के लिए खाना लेकर गया है। इस जवाब को सुनकर कोई तपाक से अगला सवाल दाग देता, अगर कोई मरा नहीं है तो वह कैसे जंगल की आत्माओं को संपर्क कर सकता है? कांगदन इस सवाल का जवाब नहीं देती। वह बेवकूफों की तरह मुस्कुराती रहती, लेकिन इस तरह जिससे लोगों को लगे कि उसके पास कोई राज की बात है जिसे वह बताना नहीं चाहती। उसकी यह मुस्कान और इस मुस्कान को संजो कर रखने वाला उसका खूबसूरत चेहरा अभी भी चीगांव के मर्दों को अपनी ओर लुभाता था। कभी कभी जब वह अकेली होती तो कोई गीत गाती रहती। उसके गाने को सुनकर गांव वाले आपस में फुसफुसाते कि यह जरूर कोई पिशाच है, मनुष्य तो ऐसा गाना गा ही नहीं सकता। लोग गौर करते कि चमकती रोशनी में उसकी सफेद केश राशि किस तरह लहर पैदा करती थी, जैसे भरा पूरा चांद नदी के जल में नहा रहा हो। सभी को पूरा पूरा यकीन था कि उसके बालों को कोई विशेष किस्म का रहस्यमय पोषण मिलता है। उसका हमेशा दिखने वाला गोरा चेहरा कुछ खास कोणों पर लाल दिखाई देता, जबकि अंदर की ओर धसी आंखों में किसी पारदर्शी तालाब की गहराई थी। ढीले ढाले कपड़ों में उसकी सर्पीली देह एक लय में चलती रहती। उसे देखकर लोगों को नाजुक त्वचा वाले ऐसे मायावी जीव का आभास होता जो किसी तालाब की अतल गहराई में निवास करता हो। दरअसल इस तरह का एक तालाब चीगांव के पास ही मकानों के पीछे पहाड़ की ओर जाने वाले रास्ते में स्थित ढलुआ पठार के पास था, जिसके चारों ओर जंगल था। इस तालाब का एक नाम था सेमचो, जबकि तिब्बती भाषा में कुओं का अर्थ था वह तालाब या झील जिसमें राक्षस का निवास हो। अलग अलग समयों पर भूगर्भ से संबंधित दो खोजी दल सेमचो आए थे। इसके स्रोत के बारे में इन लोगों ने दो अलग अलग व्याख्याएं दी। एक व्याख्या के अनुसार किसी प्राचीन ग्लेशियर द्वारा पृथ्वी में बने गहरे सुराख ने इस झील को जन्म दिया। दूसरी टीम का कहना था कि यह गड्ढा किसी ग्लेशियर की वजह से नहीं बल्कि आकाश से गिरी किसी चट्टान के टकराने से हुआ था। लेकिन भूगर्भ वेत्ताओं के शब्दों पर न तो किसी ने कुछ सोचने की जहमत उठाई और न खास ध्यान दिया। वैसे भी ये टीमें लेक सेमचो के लिए इस इलाके नहीं आई थी। उनकी दिलचस्पी कुछ और ही थी। गांव के बाहर की दुनिया में इतिहास का वह दौर था जब चंद गिने चुने शब्दों में हर चीज की धज्जियां उड़ा देने और यथार्थ को उन्माद में बदल देने की क्षमता थी। बेशक हर व्यक्ति अपने शब्दों में वह ताकत नहीं रख सकता था। वह ताकत केवल उस व्यक्ति के मुंह से निकले शब्दों में थी जो पेचिंग में रहता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास शाश्वत जीवन की कुंजी है। इसी वजह से वह व्यक्ति चाहता था कि उसके 10,000 ईयर पैलेस में चीगांव के लोग अपने यहाँ के जंगलों से सबसे अच्छे सनोवर वृक्षों का योगदान करें। केवल इस व्यक्ति के मुंह से निकले शब्द जहाँ भी सुने जाते थे अपनी ताकत का बोध कराते थे। संभावनाओं का पता करने के लिए जिन दोनों खोजी टीमों ने सेमचो का दौरा किया था, उनमें से एक टीम यह पता करने आई थी कि पहाड़ के कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। दूसरी टीम कच्ची धातु के भंडारों का पता लगाने में जुटी थी। प्रेत की झील उनके आसपास के परिदृश्य की एक अप्रत्याशित घटना थी, जिस पर वे यूं ही बस फुर्सत के समय गपबाजी कर लेते थे और फिर अपने उपकरण संभालने में जुट जाते। पेड़ों की ऊंचाई नापने के लिए फीता, चट्टानों को ठोंक कर देखने के लिए हथौड़ा और खास किस्म के शीशे जिनके जरिए पृथ्वी की सतह की जटिल बनावट और उसके गर्भ में पड़ी वस्तुओं का जायजा ले सके। अपने शीशों और अपने गहन अध्ययन के जरिए इन लोगों ने गजब का ज्ञान अर्जित किया। चीगांव में जब पहली बार भूगर्भ वैज्ञानिक आए तो गांव वालों को चिंता हुई कि अगर इन लोगों ने अपने शीशों का इस्तेमाल सेमचो झील में बसने वाले सुनहरे हंसों को देखने के लिए किया तो क्या होगा। जैसा कि होना ही था, वे उन्हें नहीं देख सके। लेकिन अब यह सवाल पैदा हो गया था कि कहीं
शीशों ने उन हंसों को डरा तो नहीं दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन हमें अपनी बात जारी रखनी होगी उस दिन तक जब हमारी कहानी सच्चे तौर पर शुरू होती है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। यह वसंत का दिन था। हालांकि 1967 का यह वसंत अब तक ची गांव द्वारा अनुभव किए गए वसंत से इस अर्थ में भिन्न था कि यह अभूतपूर्व रूप से सूखा था। आमतौर पर ची गांव में वसंत ऐसा होता रहा। पहले तो हवा अपनी दिशा बदल देती है। ठंड और चुभन से भरी उत्तर पश्चिमी हवा का स्थान मंद मंद बहती नमी से भरपूर दक्षिण पूर्वी हवा ले लेती है, जो मंथर गति से चौड़ी नदी घाटियों की ओर बढ़ती है। हर दिन पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा गर्म होता है। तापमान के बढ़ने के साथ ही बर्फ की पपड़ियां और बर्फ के ठोस पिंड पिघलने लगते हैं। सर्दियों में ठंड से जमी नदियों और झरनों में एक बार फिर कलकल की गूंज सुनाई देने लगती है। सूरज की गर्म किरणों की वजह से पेड़ों और जंगलों की बर्फीली सख्ती नरम पड़ने लगती है। हवा के बहने के साथ खुशी से झूमते हुए पेड़ आगे पीछे डोलने लगते हैं, उसी तरह जैसे किसी महिला की भावनाएं उत्तेजित कर दी गई हों। यही समय धरती के जागृत होने का भी होता है। धीरे धीरे मिट्टी में नमी आती जाती है और वह मुलायम पड़ने लगती है, तब तक जब तक हल्के दान उसके उपजाऊपन को उजागर नहीं कर देते। इसके बाद अधिक समय तक इंतजार किए बगैर औरतें खेतों में बीज बिखेर देती हैं। फिर थोड़ी हल्की बारिश के बाद बीजों में से अंकुर निकलने लगते हैं। लेकिन 1967 का यह अभूतपूर्व वसंत पहले की तरह नहीं रहा। हालांकि बीजों में से कुछ अंकुर मिट्टी की ऊपरी परत को चीरकर बाहर आ गए, पर आकाश ने बारिश से इनकार कर दिया। उल्टे दिनों दिन आकाश में सूरज का ताप प्रचंड रूप लेता गया और हालत यह हुई कि जहां तहां दिखाई देने वाली हरियाली के विकसित होने का कोई आसार ही नहीं रहा। अब हवा चलने पर हरियाली के नाचने का अनुपम दृश्य, जो इस मौसम की आम बात है, गायब हो चुका था। इसके विपरीत हवा में धूल के गुबार ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका था कि इन हालात में पैदावार नहीं होगी, तो भी गांव में जीवन वैसा ही चल रहा था जैसा हर वर्ष चलता रहा। बीजों के डाल देने के बाद झाड़ियों और बाड़ों की मरम्मत का काम शुरू होता था। पहाड़ों से लगे जंगलों तक फैले खेतों में जानवरों को आने से रोकने के लिए गांव वाले चारों तरफ बाड़ी बनाते थे, जिससे फसल को रौंदने से बचाया जा सके। खेतों में काम से फुर्सत मिलते ही गांव वाले हथेली की ओट लेकर आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ने से बचाते और दूर सड़क की ओर अपनी निगाहें दौड़ाते। सड़क की ओर देखते हुए वे शायद खुद से ही बुदबुदाते हुए कहते कि अब तो दोरजी को वापस आ जाना चाहिए। जिस दिन हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है, कोई खुद से ऐसा ही मन कह रहा था जब उसने देखा कि धूल का एक विशाल मोटा स्तंभ हवा में ऊपर उठ रहा है। यह जरूर नदी के मुहाने की ओर से आ रहा होगा, जो वहां से काफी दूर था। यह ऊपर और ऊपर उठता गया और फिर खुद ही फट गया, अचानक और जबरदस्त ढंग से, और फिर चारों तरफ धूल फैल गई। लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया। इंगजिन उठ खड़ी हुई। उसने अपना एक हाथ कमर पर टिका रखा था, जो उस उम्र की युवती के हिसाब से काफी स्थूल थी, जबकि दूसरे हाथ को बड़ी चतुराई के साथ अपनी भौहों पर आए पसीने को पोंछने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उधर देखो, एक ट्रक आ रहा है, उसने चिल्लाकर कहा। अन्य सभी मजदूर जोर से हंस पड़े। उन्हें यह देखकर हंसी आ गई कि गोल मटोल इंगजिन किस तरह अभी अपनी भौहों को पोंछ रही थी। आमतौर पर उसकी चाल ढाल दूसरों से बेहद प्रभावित होती थी। वह हमेशा उन लोगों की नकल की कोशिश करती जिन्हें अखबारों में तस्वीरों में देखती, या फिल्मों के पात्रों की नकल करती। प्रचार फिल्मों में देखे गए लोगों की भी नकल करती।
लेकिन इंगजिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उस पर हंस रहे हैं। उसने उन लोगों की हंसी रुकने का इंतजार भी किया और जितना हो सकता था उतनी तेजी से सड़क की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे दमघोंटू धूल का गुबार बढ़ता रहा। जल्दी ही उसके पीछे लोगों का हुजूम भी दौड़ पड़ा। आने वाले ट्रकों पर जो लोग सनोवर की लकड़ियां लादने का काम करते थे, उन्हें आज भी याद है कि उस वसंत में उन्हें अपने कंधों पर लदे लट्ठे कितने हल्के लग रहे थे। हवा में जो खुशकी थी, उसने लकड़ियों के अंदर की भारी नमी को पूरी तरह सोख लिया था। दूर से आ रही गाड़ी को देखकर गांव के लगभग सभी लोग उसके इंतजार में सड़क के किनारे इकट्ठे हो गए। इस मामले में चीजें अभी भी एकदम पहले जैसी थी। किसी ने ड्राइवर से जानना चाहा कि क्या उसने दोरजी को कहीं देखा। उन दिनों ट्रक ड्राइवर खुद को बहुत सम्मानित मानते थे, कम्यून के कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा। इसलिए जाहिर है कि इस ड्राइवर ने सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस की। सिर के ऊपर से गुजर रही हवा में एक ऐसी गंध थी जो धूल की सामान्य गंध से भिन्न थी। इस पर ध्यान जाने पर सभी लोग ऊपर की ओर देखने लगे। आसमान अभी भी थोड़ा भूरापन लिए नीले रंग का दिख रहा था। कोई नई बात नहीं थी। सफेद बालों और लाल गालों वाली सांगदन भी वहां थी, जो सड़क के पास जुटी भीड़ में बेवकूफों की तरह खड़ी थी। दरअसल ऐसा लगता था कि वहां अकेले वही ऐसी थी जिसने इस गंध का कोई अर्थ निकाला, क्योंकि उसके मुंह से हल्की सी करहा निकली और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। किसी ने तेजी से बढ़कर उसके ऊपरी होंठ के बीच वाली गहराई में चिकोटी काटी, लेकिन उसे होश नहीं आया। अब इंगजिन ने पहल की। वह दौड़ती हुई पानी के सोते तक गई और अपने मुंह को ठंडे पानी से भरा। इसके बाद दौड़ती हुई वापस आई और सांगदन के चेहरे पर मुंह से ही पानी की फुहार छोड़ने लगी। धीरे धीरे सांगदन ने अपनी आंखें खोली। मेरा गेला मर गया, मेरे गेला की आत्मा उड़ गई, वह बड़बड़ाने लगी। इंगजिन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो आखिरकार तुमने यह बात समझ ली। सांगदन लेटे लेटे आकाश की ओर देखती रही। सुनो, उसने कहा, लेकिन इंगजिन कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इसकी बजाय उसने सांगदन को एक सलाह दी। सांगदन, अब तुमने अच्छी तरह समझ लिया है कि तुम्हारा गेला जा चुका है, इसलिए अब तुम्हें जी खोल कर रोना चाहिए। ऐसा करके ही तुम बेहतर महसूस करोगी। यह कहते हुए खुद इंगजिन की भी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी मां की ही तरह वह भी एक ऐसी औरत थी जो चाहती थी कि लोगों के ध्यान का केंद्र वही रहे, लेकिन वह दिल की बहुत साफ थी। उसका जीवन बहुत सरल था। हालांकि इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि उसे पता था कि वह क्या चाहती है, उसी तरह जैसे उसे पता था कि वह क्या नहीं चाहती। अब उसने सांगदन के कंधों को हिलाना शुरू किया। तुम्हें यह समझने की जरूरत है और तुम्हें अब यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए रोना कितना जरूरी है। सांगदन ने दृढ़ता के साथ अपना सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपने होठों को दांतों से काट लिया, लेकिन वह अभी भी रो नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात को बहुत ध्यान से सुन रही हो और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई थी। सांगदन के चेहरे पर इस तरह के भाव देखकर इंगजिन डर गई। उसने पलटकर अपनी मां जिन की ओर देखा। मां, मेरी मदद करो, इंगजिन ने मां की ओर मुखातिब होते हुए कहा। ओह, जो भी कर सकती हो करो, जिससे उसे मदद मिले, उसकी मां ने जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि वह रोए। तुम सभी लोग उस औरत का गलत आंकलन कर रही हो, जिन ने अब भीड़ की ओर देखते हुए कहा। यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस औरत के रोने में मदद पहुंचा सके। सांगदन ने एक क्षण के लिए चिन की ओर देखा और चिन से निगाह मिलते ही उसने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो सांगदन? तुम मुझे समझो कि मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़ बस यहीं तक, लेकिन अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी।
तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आलाय की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। इसी के साथ हमारा आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय सिंह।